हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई कहानी दत्ता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। उसके चले जाने के बाद मिनट भर तक विजया विचारों में डूबी चुप बैठी रही। उसके बाद अचानक चकित होकर मुंह उठाते ही बिल्कुल अकारण ही उसके गालों पर हल्की सी लालिमा दौड़ गई। विलास की नज़रें दूसरी ओर न जमी होती तो उसके आश्चर्य और अभिमान की शायद सीमा न रहती। विजया ने मीठी हंसी के साथ कहा, हम लोगों की बात तो पूरी ही नहीं हो पाई, तो फिर तालुका ले लेने ही की आपके पिताजी की राय है। विलास खिड़की के बाहर देख रहा था। उसने उसी भाव से कहा, हम्म। विजया ने पूछा, किसी तरह का गोलमाल तो नहीं है? विलास बोला, नहीं। विजया ने पूछा, क्या आज वह उस पहर इधर आएंगे? विलास ने कहा, कह नहीं सकता। विजया ने हंसकर कहा, आप तो नाराज हो गए क्या? विलास ने मुंह फिराकर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नाराज होने पर भी पिता के अपमान से पुत्र का दुखी होना मेरे विचार से अस्वाभाविक नहीं है। इस बात से विजया को चोट पहुंची, फिर भी हंसते हुए बोली, लेकिन इससे उनका अपमान हुआ है, यह गलत धारणा आपके मन में कैसे पैदा हुई? उन्होंने स्नेह के कारण समझा होगा कि मुझे कष्ट होगा, लेकिन मैंने उस सज्जन से कह दिया कि कष्ट नहीं होगा। इसमें मान अपमान की तो कोई बात नहीं है विलास बाबू। विलास की गंभीरता रत्ती भर भी कम नहीं हुई। सिर हिलाकर बोला, यह बात नहीं है। आप अपनी इस स्टेट की जिम्मेदारी खुद लेना चाहती हैं, अच्छी बात है, लीजिए, लेकिन मुझे पिताजी को सावधान कर देना होगा, नहीं तो पुत्र के कर्तव्य में कमी आ जाएगी। इस असंभावित अप्रिय उत्तर से विजया हैरान रह गई। फिर बहुत ही दुखी मन से बोली, विलास बाबू, इस साधारण बात को आप इस रूप में लेकर इतना भीषण बना लेंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। अगर नासमझी से अन्याय कर बैठी हूँ तो अपराध स्वीकार करती हूँ, भविष्य में फिर ना होगा। विजया ने यह कहकर विलास के मुंह की ओर देखकर लंबी सांस ली। उसने सोचा, इसके बाद किसी को कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह सकता। दोष स्वीकार कर लेने पर अपराध समाप्त हो जाता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि कुछ लोग आदमखोर के समान होते हैं, जिनकी विषैली भूख किसी की कमी पकड़ने के बाद बुझने ही नहीं पाती। इसलिए जब विलास ने प्रत्युत्तर में कहा, तो फिर पूर्ण गांगुली से कहला भेजो कि रास बिहारी बाबू ने जो हुक्म दिया है उसे रद्द करना आपकी शक्ति से बाहर है, तब विजया की आंखों के सामने इस व्यक्ति की हिंसक प्रकृति स्पष्ट नाच उठी। कुछ पल चुपचाप ताकते रहकर धीरे से बोली, यह क्या बहुत बड़ा अन्याय नहीं होगा? मैं स्वयं ही चिट्ठी लिखकर उनकी अनुमति ले लेती हूँ। बिलास बोला, अब अनुमति लेना न लेना दोनों ही समान है। आप अगर गांव भर में उन्हें अश्रद्धा की योग्य बना डालना चाहती हैं तो मुझे भी अत्यंत अप्रिय कर्तव्य का पालन करना होगा। विजया क्रोध से तड़प उठी, लेकिन स्वयं को संभाल कर शांत स्वर में पूछा, वह कर्तव्य कौन सा है सुनूं? विलास बोला, वह आपकी जमींदारी के काम में हाथ न डालें। आपके कहने से वह मान जाएंगे, कम से कम मुझे प्रयत्न तो करना ही होगा। विजया ने पल भर चुप रहकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, बहुत अच्छा, आप जो कर सकें करें, लेकिन मैं किसी के धर्म कर्म में बाधा नहीं डाल सकूंगी। आवाज में नरमी हुए भी भीतरी क्रोध छिपा नहीं रहा। विलास ने तेजी से कहा, आपके पिता होते तो वह यह बात कहने का साहस नहीं कर पाते। विजया घूमकर खड़ी हो गई और विलास की ओर देखकर बोली, अपने पिता की बात आपकी अपेक्षा मैं कहीं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन इस बात को लेकर तर्क करने से क्या लाभ? मेरे नहाने का समय हो गया है, मैं जाती हूँ। यह कहकर सारे बकवास को जोर से बंद करके जैसे ही वह उठी, क्रोध में पागल विलास के मुंह पर से उधार ली भद्रता का बनावटी मुखौटा पल भर में उतर गया। अपने स्वभाव को एकदम नंगा करके कटुता भरे स्वर में कह बैठा, औरतों की जात ही ऐसी नमक हराम होती है। विजया ने कदम बढ़ा लिए थे, वह विद्युत गति से पलटकर खड़ी हो गई। पल भर उस जंगली के मुंह की ओर देखकर बिना कुछ बोले धीरे से बाहर चली गई। यह देखकर विलास सूख गया। किसी को यह भ्रम न हो जाए कि विलास पितृभक्ति की अधिकता के कारण विवाद कर रहा था। इन लोगों का स्वभाव ही यह है कि बात चाहे जो भी हो, और उसका कारण भले ही कितना भी असंग हो, छिद्र हो, पर उसे अकारण बड़ा करके दुर्बल को सताने में, भयग्रस्त को अधिक भय दिखाकर परेशान करने में ही उन्हें आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जब तिल भर भी दबे बिना उसे नीचा दिखाकर विजया घृणा से भरकर चली गई, तब इस
गले पड़ी कलह को समस्त क्षुद्रता ने उसे बहुत ही छोटा बना दिया। वह थोड़ी देर चुप बैठा रहा और मुंह पर कालिक सी लगाकर धीरे धीरे चला गया। तीसरे पहर रास बिहारी लड़के को साथ लेकर आए। बोले, काम अच्छा नहीं हुआ बेटी। मेरी आज्ञा के विरुद्ध आज्ञा देकर मुझे अत्यधिक लज्जित किया गया है, लेकिन जायदाद तुम्हारी है, इसलिए इस बात को लेकर मैं अधिक खींचतान नहीं करना चाहता, लेकिन बार बार ऐसा होने पर तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मुझे अलग होना ही पड़ेगा। विजया ने कोई उत्तर नहीं दिया, मौन रहकर एक प्रकार से अपराध स्वीकार कर लिया। रास बिहारी ने नम्र होकर जायदाद के बारे में बात उठाई। नया ताल्लुक खरीदने की सलाह करने के बाद उन्होंने कहा, जगदीश का मकान जब तुमने समाज को दान ही कर दिया है बेटी, तब और देर न करके पूजा की छुट्टी खत्म होते ही उसका दाखिला ले लेना होगा। क्या कहती हो? विजया ने सिर झुकाकर कहा, आप जो उचित समझें वही होगा। उनकी रुपए चुकाने की मियाद खत्म हो गई। रास बिहारी ने कहा, बहुत दिन पहले हो गई। जगदीश ने अपना सारा फुटकर कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पिता से 8 वर्ष के करार पर 10,000 रुपये लेकर रहननामा लिख दिया था। शर्त यह थी कि इतने दिनों के अंदर चुका सके तो ठीक है, ना चुका सके तो उसका बाग तालाब उसकी सारी संपत्ति अपनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।